नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। दोपहर के 2 बज चुके हैं। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज़ पर लेकर आज हाजिर हैं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज़ पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। न्यूज़ पंच में हम ऐसी खबरें पर पहुंचाते हैं आप पर जो डंके की चोट पर होती है, यानी सच की तह पर जाते हैं हम और खबर की पूरी पड़ताल तक करते हैं। तथ्यों और आंकड़ों के साथ आपको बताते हैं खबर का हर एक छोटा बड़ा बिंदु। साथ ही साथ हमारे ग्राउंड जीरो पर रहती है संवाददाताओं की टीम। उन संवाददाताओं की टीम से हम लेते हैं ग्राउंड जीरो से हर छोटी बड़ी अपडेट। यानी न्यूज़ पंच में हर खबर पर रहती है पैनी नज़र। और न्यूज़ पंच में सिर्फ खबर पर पैनी नज़र नहीं रहती, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको विश्लेषण के साथ बताते हैं खबर का इनसाइडर, यानी हर खबर के पीछे का सच क्या है वो आपको बताते हैं। और आज न्यूज़ पंच के जरिए जिन महत्वपूर्ण खबरों का रुख करने वाले हैं हम उन टॉप लाइंस को सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई होगी। पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पर इस बार बड़ा सवाल हो गया। 2 ऐसी घटनाएं आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में क्यों फिर मचा है बवाल। इसके साथ जिस दूसरी खबर पर हमारी नजर रहेगी वो है नेपाल से जुड़ी हुई। बालेन का एक्शन मोड इस समय ऑन हो चुका है और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री देउबा पर किस तरीके से एक्शन मोड दिख रहा है। अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ आ चुका है। भ्रष्टाचार के कई मामले लग रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है नेपाल में बताएंगे आपको। साथ ही जिस तीसरी महत्वपूर्ण खबर पर हमारी नजर रहेगी वो है ईरान और इजराइल के बीच के संघर्ष के। अभी 24 घंटे ही हुए थे जब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की घोषणा हुई थी। ऐसे में अब ये संशय और ये संकट मंडराने लगा है क्योंकि लेबनान और बेरूत दोनों में हुए हैं हमले। ऐसे में क्या टूट जाएगा सीज फायर, एक बड़ा सवाल फिर से उठने लग गया है। तो ये 3 महत्वपूर्ण खबरें रहने वाली है न्यूज़ पंच में जिन पर रहेगी हमारी एक एक करके नजर। और साथ ही आपको विश्लेषण के साथ बताएंगे हम हर एक खबर का एक एक बिंदु। चलिए, सबसे पहली खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। होता क्या है कि जब भी चुनाव आते हैं तो चुनाव से जनता को ये अपेक्षा होती है कि उसके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि उसके क्षेत्र में विकास करेगा और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा इस समय जरूर हाई है, लेकिन महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राज्य की मुख्यमंत्री खुद महिला है। ऐसे में इतनी तो उम्मीद की ही जाती है कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित होंगी। लेकिन 2 घटनाएं हम आपको बताएंगे जिससे तस्वीर ममता की नहीं निर्ममता की दिखेगी। ताजा मामला पानीहाटी से जुड़ा हुआ है। ये वो सीट है जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आपको याद होगा 2024 में रेप और मर्डर हुआ था और उस पीड़िता की मां को रत्ना देवनाथ को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन उन्हीं पर ही हिंसा हो जाती है और महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन महिला प्रत्याशी जो भाजपा प्रत्याशी है, भाजपा नेता है, भाजपा का चर्चित चेहरा है, उन्हीं पर हिंसा होती है तो तमाम सवाल बड़े खड़े यहाँ हो जाते हैं। दूसरी घटना यह है कि नंदीग्राम की हिंसा आपको याद होगी 2021 की, जब ममता बनर्जी यहाँ से हारी थी। उसके बाद बहुत बड़ी हिंसा की घटनाएं आई थी जिसमें महिला वोटर्स पर हिंसा हुई थी। अब 5 साल बाद जब चुनाव आयोग के अधिकारी वहां पहुंचते हैं तो वहां महिलाओं का दर्द साफ तौर पर झलकता है। तो अब चुनाव आयोग इस पर सख्त हो गया और 10 लोगों की पहचान की गई है जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। बाकी की इस समय तलाश जारी है। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा पहले भी बड़ा मुद्दा था, आज भी एक बड़ा मुद्दा है जहां राज्य की खुद मुख्यमंत्री महिला है। ग्राफिक्स का रुख करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे चुनाव आयोग इस समय एक्शन मोड में है। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। 2021 का ये मामला है जो फिर से सुर्खियों में आया है। हुआ क्या कि नंदीग्राम एक चर्चित सीट है। नंदीग्राम वो सीट जिसको ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था, लेकिन यहीं से हारी थी वे अपने ही पूर्व सहयोगी शुवेंदु अधिकारी से 2021 में। अब जब हारने के बाद वहां पर वोटर्स पर हमला हुआ था, कहा जा रहा था कि जिन महिला वोटर्स ने भाजपा को वोट दिया है उन पर हमला हुआ है। अब 5 साल बाद जब चुनाव आयोग के अधिकारी वहां बातचीत करने जाते हैं, निरीक्षण करने जाते हैं, देखने जाते हैं कि अब चुनाव आने वाला है तो कैसी तैयारियां हों, लेकिन जब महिलाओं से बात होती है तो वहां आज भी डर और खौफ का माहौल है। हिंसा मामले में ईसी की अब बड़ी कार्रवाई हुई है कि 5 साल बाद 2021 के बाद 10 आरोपियों की पहचान की गई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, बाकी की तलाश इस समय जारी है।
बीएनएस की धारा 111 के तहत मामला दर्ज हो गया है और सीईओ ने लोगों से बातचीत के बाद ये एक्शन दिया है, दिलासा भी दिलाया है, एक वायदा किया है कि उनको न्याय जरूर मिलेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने तलब की है रिपोर्ट, यानी मांगी है रिपोर्ट, और 24 परगना जिला अधिकारी से ये रिपोर्ट मांगी गई है। तो नंदीग्राम इस बार भी हॉट सीट है, 2021 में भी हॉट सीट थी, लेकिन चुनावी पारा एक तरफ है। हाँ, महिलाओं की सुरक्षा चुनाव हो या ना हो, ये सुनिश्चित करना देश के लिए बड़ा जरूरी है। और आप तो आज देख भी रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम की भी बात हो रही है। प्रधानमंत्री ने आज उस पर लेख में लिखा है। अब आप देखें कि सीईओ ने नंदीग्राम का किया था दौरा और महिलाओं ने अपना ये जो खौफनाक मंजर है ना, वो अपनी ही जुबानी सुनाई है अपनी कहानी। किस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है, बेरहमी से उन पर हमला किया जाता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें वह साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि महिलाएं अपना दर्द सुना रही हैं, अपनी ही जुबानी सुना रही हैं अपनी कहानी, उस दर्द को जो 5 साल पहले उन्होंने सहन किया था। और आज भी कहीं ना कहीं वो डर और खौफ का माहौल है। वो नंदीग्राम की सीट, जिससे कहा जाता था कि वो ममता बनर्जी की सीट है, खुद एक महिला विधायक की सीट है, तो महिलाएं इस बार भी जान का खतरा उन पर है। सीईओ ने भरोसा दिलाया है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। आइए अब मामले की ओर बढ़ते हैं और आपको एक एक करके बताते हैं मामले का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मामला क्या है? असल में मामला क्या है कि 2021 में चुनावी हार के बाद ये नंदीग्राम में हिंसा हुई थी। हिंसा की तस्वीर आप देख रहे हैं कि भयानक रूप लिया था इस हिंसा ने। अब क्या हुआ था कि नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी से हारी थी ममता। शुवेंदु अधिकारी एक समय में टीएमसी में ही हुआ करते थे, लेकिन अलग होने के बाद नंदीग्राम में ममता वर्सेस शुवेंदु का सामना हुआ, आमना सामना, और ममता बनर्जी हार गई। इस बार भवानीपुर सीट बेहद अहम मानी जा रही है, वो भी ममता का गढ़ माना जाता है। इस बार भवानीपुर से दोनों आमने सामने, शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं। कई घरों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई, साथ ही टीएमसी नेता अब्दुल आजिम अलजारी पर आरोप है। अब चुनाव आयोग जो है एक्शन मोड में आ गया, लेकिन इस बार महिला सुरक्षा का बड़ा सवाल हो रहा है। महिला सुरक्षा पर इसलिए बड़ा सवाल हो रहा है क्योंकि पानीहाटी की ये घटना है और पानीहाटी की बड़ी घटना है। बीजेपी प्रत्याशी के साथ दुर्व्यवहार होता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कौन है? ये है रत्ना देवनाथ। अब ये प्रचार करने जाती है बीजेपी प्रत्याशी। हम आपको बताएंगे रत्ना देवनाथ आखिरकार है कौन। प्रचार के दौरान इन पर हमला होता है, पहली बार इनको प्रत्याशी बनाया है। अब रत्ना देवनाथ कौन है? आरजीकर पीड़िता, जो आपको याद होगा 2024 में मामला हुआ था, उस रेप पीड़िता की मां है, जिसको बीजेपी ने इस बार चुनावी मैदान में खड़ा किया है पानीहाटी से। पानीहाटी में ये मुखरता से महिला सुरक्षा के लिए, वहां के विकास के लिए और वहां के क्षेत्रीय मुद्दों पर जब वहां जाती हैं और लोगों से संवाद करती हैं, तो इन्हीं पर ही हमला हो जाता है। रत्ना देवनाथ कौन है? आइए आपको सीधा बताते कि रत्ना देवनाथ आखिरकार है कौन, जिन पर पानीहाटी पर हमला हुआ। कोलकाता का ये चर्चित चेहरा है, आम महिला लेकिन एक चर्चित चेहरा। पानीहाटी सीट से बीजेपी ने इस बार इन्हें उम्मीदवार बनाया है। और साथ ही साथ 2024 में जो आरजीकर डॉक्टर रेप मर्डर केस हुआ था, वहां न्याय का इंतजार आज भी किया जा रहा है। उस रेप मर्डर जो बेटी थी, उसकी मां है ये रत्ना देवनाथ। साथ ही आपको पता है कि घटना के बाद न्याय की आवाज बड़ी बुलंदी के साथ के उठा रही है, और साथ ही साथ आंदोलन हो या फिर क्षेत्रीय मुद्दे हो या कहीं विरोध प्रदर्शनों में भाग लेना हो, इसमें बेहद ही सक्रिय रही हैं। महिला सुरक्षा पर मुखरता से अपनी आवाज उठा रही हैं। लंबा इंतजार जरूर बीत चुका है, 2024 का ये मामला 2026 आ चुका है। न्याय का अभी भी इनको इंतजार है उस राज्य में जिसकी खुद महिला मुख्यमंत्री हैं। अब आपको प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं, क्योंकि राजनीति इस समय गर्म है। यहाँ पर क्या क्या प्रतिक्रिया आ रही है और भाजपा इस समय किस तरीके से टीएमसी पर हमलावर है, सीधा आपको प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। टीएमसी अभी से बोल रहा है देख लूंगा, काट दूंगा, जो आ रहा है ममता बनर्जी खुद डरा रहा है सब। इसलिए आम वोटर का जो हियर साइकोसिस है, डर का माहौल है, इसको खत्म करने का काम इलेक्शन कमीशन का ही करना होगा। ये पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है। देखिए, उन्होंने पार्टी के पास लेटर दिया था, एप्लीकेशन दिया था कि मैं पार्टी का कैंडिडेट होना चाहता हूँ। पार्टी ने तय किया है, बीजेपी ने तय किया है। अब इनसे और उनको टिकट दिया है तो वो बीजेपी के टिकट से लड़ेगी। कुछ लोगों को इससे मिर्ची लग रही है। तो रत्ना देवनाथ के भाजपा प्रत्याशी से कहा जा रहा है कि किसी को मिर्ची लगी है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में हुंकार भर रहे। पूर्वी मेदिनीपुर हल्दिया के तमलुक में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली की
और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ममता सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए आपको सीधा सुनवाते हैं। टीएमसी के 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ क्राइम का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने में टीएमसी सरकार का रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। टीएमसी के राज में बेटियां सड़क पर सुरक्षित नहीं, डॉक्टर बने तो बेटी सुरक्षित नहीं है, बेटी वकील बनने जाए तो उसके साथ अत्याचार होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि टीएमसी सरकार गुंडों और अपराधियों को संरक्षण देती है, क्योंकि वही लोग टीएमसी को वोट दिलवाते हैं, वो वोट के ठेकेदार हैं। इस समय हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, अगर आज की घटना को देखा जाए तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए, महिला नेतृत्व को आगे लाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात हो रही है ताकि संसद और विधानसभाओं दोनों में महिला शक्ति बढ़े। लेकिन जहां राज्य की मुख्यमंत्री खुद महिला हो, वहां इस तरीके की घटनाएं आना, महिलाएं अपने आप में असुरक्षित महसूस करना एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। इस बार महिला सुरक्षा, महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि कब हम पूरी तरीके से, पूर्ण तरीके से सुरक्षित हो पाएंगी। भावना, देखिए, ममता बनर्जी के 15 साल के शासनकाल में बार बार ये सवाल उठाए है कि महिला मुख्यमंत्री है राज्य के, फिर भी महिलाएं क्यों सुरक्षित नहीं है। आप पार्क स्ट्रीट रेप का कांड याद कीजिए, तब से शुरू हुआ तो सीएम ने कहा था कि वो एक छोटी घटना है, और उसके बाद से लेकर हाल ही में जो हमने हमारे दर्शकों को देखा कि 2 माएं हैं, एक पानीहाटी की मां है और एक नंदीग्राम की मां है। 2 माएं, एक मां अपनी संतान, जो नंदीग्राम की जो मां है वो चाहती है कि अपनी संतान के ऊपर 5 साल पहले जो हमला हुआ वो इस साल ना हो, और किसके सामने ये गुहार वो लगा रही है? खुद कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी के जो रिप्रेजेंटेटिव है सीओ के सामने। सीओ खुद चलकर गए हैं उनके पास, ये आम तस्वीर नहीं है। तो उनके जब सीओ उनको भरोसा दे रही है तब भी वो मां कह रही है कि आप कहे जा रहे हैं लेकिन आगे चल के हमारे यहाँ पे लाश पाएंगे आप। ये सुनकर सीओ उन लोगों को अरेस्ट का ऑर्डर दिया पुलिस को, लेकिन वो तो चुनाव आयोग के भीतर अभी पुलिस है, इसलिए उन्होंने आदेश दे पाए। पिछले 5 साल से क्या हुआ? पिछले 5 साल से इन माओं की बात क्यों नहीं सुनी गई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन? पानीहाटी की आप माँ को देखिए, अपनी बेटी को खोई है, अपनी जवान बेटी को खोई है। एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है वो, उनकी बेटी डॉक्टर होकर फैमिली का जो है सपना पूरा करेगी, ऐसा उनका आस था। वो बेटी अस्पताल में उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, वहीं पर उनका मौत होता है, और आज 1.5 साल हो गया, आज भी वो न्याय विचार के लिए अदालत की चौखट पर गुहार लगा रही है। बिल्कुल सौरभ, इसके साथ संदेश खाली को भी कहां भूला जा सकता है? ये लिस्ट बड़ी लंबी है। संदेश खाली है, आप सौरभ यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन आसनसोल में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा लिए चलते हैं आपको। टीएमसी से मुक्ति जरूरी है कि नहीं है? है कि नहीं है? टीएमसी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? क्योंकि आज जब पूरा देश तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तृणमूल कांग्रेस बंगाल को पीछे धकेलने में लगी है। यहां के संसाधन, यहां की संभावनाएं और नौजवानों के अवसर सब पर टीएमसी के गुंडों का कब्जा है। बंगाल की जो संपत्ति विकास के काम आनी चाहिए, उसकी खुली लूट हो रही है। हमारे आसनसोल के लोगों से बेहतर भला ये कौन जान सकेगा? आप देखिए, आसनसोल
कोल बेल्ट का इतना बड़ा इलाका है, लेकिन टीएमसी राज में इस पूरे कारोबार पर सिंडिकेट का कब्जा है। कोयले की कालाबाजारी, कोयला माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, ये सब इस पूरे इलाके पर बोझ बन गए हैं। बंगाली मानुष इससे परेशान है। साथियों, आसनसोल और दुर्गापुर का ये पूरा इलाका जो कभी बंगाली नहीं, पूरे देश के औद्योगिक विकास का बड़ा केंद्र था। साइकिल से लेकर रेल तक, पेपर से लेकर स्टील तक, एल्यूमिनियम से लेकर ग्लास तक, यहां कारखानों की लंबी चेन थी। पूरे देश से लोग यहां काम करने आते थे। लेकिन आज यहां उद्योगों का लगातार पलायन हो रहा है। यहां के युवाओं को घर छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। पूरे बंगाल का यही हाल है। पूरा बंगाल इसी संकट से घिरा है। साथियों, मैं आपको कुछ आंकड़े भी बताना चाहता हूं। हमारा भारत एक विशाल परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है, जिसमें अलग अलग राज्य उस परिवार के महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये राज्य जितना कमाते हैं, उतना ही परिवार की, विशाल परिवार की आय बढ़ती है। हमारा देश जब आजाद हुआ, तब पूरे भारत की कमाई अगर 100 रुपये थी, तो इसमें से 11-12 रुपये अकेले बंगाल कमाता था। 100 में से 12 रुपया। लेकिन यहां कांग्रेस और वामपंथी शासन ने सब कुछ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और इतना कम था तो 2011 में जब आपने टीएमसी को मौका दिया, तब देश की कमाई में बंगाल का हिस्सा घटकर 6 रुपये रह गया था। आपने टीएमसी पर विश्वास किया था कि वो हालात सुधारेगी, माटी मानुष के लिए कुछ करेगी। लेकिन टीएमसी ने तो बंगाल के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी। और आज क्या हालत है? आज अगर देश 100 रुपये कमाता है, तो बंगाल का योगदान सिर्फ 5-5.5 रुपये रह गया है। कभी 12 रुपया 100 में से, आज 5 रुपया 100 में से। साथियों, एक आम बंगाली, इसकी आमदनी लगातार कम हो रही है। और टीएमसी के विधायकों और टीएमसी के मंत्रियों के, टीएमसी के टोलाबाजों के, टीएमसी की सिंडिकेट के बंगले बड़े बड़े हो रहे हैं। जिस बंगाल में आसनसोल जैसा सामर्थ्यवान शहर हो, जहां इतनी बड़ी संख्या में उद्यमी हो, उस बंगाल को टीएमसी का कुशासन नहीं, बीजेपी की गुड गवर्नेंस चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पश्चिम बंगाल में हैं और ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस समय आसनसोल से देख रहे थे आप ये सीधा प्रसारण, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीएमसी पर सीधा निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। आइए अब अगली खबर की और रुख करेंगे न्यूज पंच में, और ये अगली खबर आ रही है नेपाल से जुड़ी हुई। नेपाल की राजनीति में इस समय तेज हलचल है। असल में हुआ क्या है कि नेपाल की बालेन सरकार फुल एक्शन मोड पर नजर आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने से सियासी माहौल इस समय गर्मा गया है नेपाल में। इससे पहले केपी शर्मा ओली पर भी कार्रवाई की जा चुकी है, जिससे भी साफ हो चुका है कि नई सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में सख्ती दिखा रही है। 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके देउबा पर कार्रवाई ने साफ संकेत दे दिए है कि नई सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है, और इस घटनाक्रम से नेपाल की सियासत में इस समय हलचल और तेज हो गई है। आइए ग्राफिक्स का रुख करेंगे कि नेपाल में इस समय उथल पुथल आखिरकार मची क्यों है और शेख बहादुर देउबा की मुश्किलें बढ़ती क्यों जा रही हैं। असल में यह है कि शिकंजे में है पूर्व प्रधानमंत्री शेख बहादुर देउबा। अब ये क्यों है? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंस चुके हैं, और जो नई सरकार आई है बालेन सरकार, वो इस समय एक्शन मोड में है, क्योंकि शेख बहादुर देउबा के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत हैं। और ये पुख्ता सबूत कह रहे हैं कि पहले कभी नहीं हुआ था इस तरीके का एक्शन, लेकिन पहली बार जांच में घेरे जा चुके हैं देउबा परिवार। 7 बार के सांसद, 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं शेर बहादुर देउबा। साथ ही पत्नी आरजू भी रह चुकी है मंत्री, जो इस मामले में फंसती हुई नजर आ रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि बालेन सरकार जब से आई है तब से एक्शन मोड में है, और इस बार देउबा परिवार पर गाज गिरी है और भ्रष्टाचार के मामले में फंसते हुए नजर आ रहा है देउबा परिवार और पूर्व प्रधानमंत्री शेख बहादुर देउबा और उनकी पत्नी। ओली के बाद हम देख रहे हैं कि शेख बहादुर देउबा का क्यों नंबर आया, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये बड़ा एक्शन बालेन सरकार लेती हुई नजर आ रही है, और बालेन सरकार के पास ये सबूत मिले हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी पर की तलवार अब उन पर मंडराती हुई नजर आ रही है। और जो पत्नी है डॉक्टर आरजू राणा, उनका भी नाम इस मामले में आ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आ रहा है। अब देउबा के घर मिले थे जले हुए नोट। आपको याद होगा कि जेनजी आंदोलन हुआ था, उसके बाद जांच हुई थी, और जांच में ये पाया गया था कि उनके घर नोट मिले हैं। फॉरेंसिक जांच में ये पाया गया था। श्वेता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ काठमांडू में। आइए श्वेता का रुख करेंगे। श्वेता, जब से बालेन सरकार आई है तब से एक्शन मोड में है, और इस समय देउबा पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। कैसे कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ सख्त होगी, और बालेन सरकार और क्या क्या एक्शन ले रही है, देउबा पर क्या आरोप लगे हैं? भावना, देखिए, अगर मैं जनता को याद दिलाऊं कि सितंबर 8 और 9 में यहाँ जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, उसके तहत देउबा परिवार का जो घर है बूढ़ा नीलकंठा, उसमें आग लगा दी गई थी। आग लगाने के दौरान जब युवा वहाँ ढेर सारे लूटपाट कर रहे थे, तो वहाँ $US का ढेर सारा बंडल मिला था जला हुआ। फिर उसके उपरांत इंडियन करेंसी बहुत बड़े अमाउंट में मिली थी, नेपाली करेंसी थी। तो इतना कैश एक घर में मिलना, इसको लेकर के जनता के बीच में आपत्ति भी थी कि देखो इतना करप्शन कर रहे हैं और इतना पैसा इनके घर में जमा है। तो इसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन मनी लॉन्ड्रिंग कमेटी जब वहां पहुंची थी, तो उन्होंने वेरीफाई किया, और सही में सारी करेंसी नोट, $US, इंडियन रुपीज और नेपाली रुपीज वेर ऑल रियल वन, दे वर नॉट फेक की आप कह सकते हैं कि ये जमा पूंजी नकली है। तो इनका जो था वो करप्शन द्वारा एकत्रित किया हुआ ह्यूज मनी था, $US, और आपके इंडियन करेंसी में भी था, नेपाली करेंसी में भी था। तो इसको लेकर के अब कल रात को इनकी गिरफ्तारी को लेकर के जारी कर दिया गया है। अरेस्ट वारंट काठमांडू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जारी किया हुआ है, और अब इसके आधार पे रेड नोटिस भी इंटरपोल को दिया जा सकता है। बिल्कुल श्वेता, तो पहले ओली और अब देउबा पर कानूनी शिकंजा यहाँ कसता हुआ नजर आ रहा है। बालेन सरकार का आगे देखना होगा कि किस तरीके से एक्शन मोड में आगे चलती है। फिलहाल श्वेता, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तीसरी खबर की ओर रुख करेंगे। दुनिया के लिए इस समय चिंता की खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2 हफ्तों के सीज फायर के ऐलान के बावजूद इस समय हमले जारी है। लेबनान में इजराइल हमले से करीब 200 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 14 दिन के सीज फायर का ऐलान कल ही हुआ था, हॉर्मुज को खोल दिया गया था। लेबनान पर इजरायली हमले के बाद ईरान ने बयान दिया है कि हॉर्मुज बंद है, यानी हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया गया है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक और नई धमकी दे डाली है। ट्रंप का भी ये कहना है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलता है ईरान और परमाणु हथियार न रखने का वादा करता है, तो गोलीबारी फिर से शुरू की जाएगी। और इसका सीधा असर आप देखें शेयर बाजार और कच्चे तेल की कीमतों पर देखा गया है।
एशियाई और भारतीय शेयर बाजारों में भारी गिरावट यहां दर्ज की गई है। तो ट्रंप की ये क्या नई धमकी आई है और कैसे अब सीज फायर पर एक बार फिर से खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। असल में हुआ क्या है कि लेबनान में एयर स्ट्राइक हुई है। तो इजराइल ने ये लेबनान पे एयर स्ट्राइक की है जहां 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है। इससे ईरान चिंतित है और इससे ईरान गुस्से में आ गया है। हिजबुल्लाह कमांडर सेंटर जो है पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। 200 से ज्यादा मौतों की खबरें हैं और 1100 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबरें, जिस पर ईरान ने कहा है कि अगर इस तरीके के हमले होते रहे तो वो हॉर्मुज को जो उसने कल खोला था उसने फिर से बंद कर दिया है। और यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान यहाँ आ चुका है। तो आप देख रहे हैं कि लेबनान के साथ है ईरान, लेकिन लेबनान पर इजराइल जो है वो लेबनान पर हमले कर रहा है और इस वजह से ईरान ने हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया। ये अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे कि जो हॉर्मुज बंद हुआ है और ये जो अगर डील टूटी यानी कि सीज फायर जो हुआ है तो फिर क्या होगा। ट्रंप का ईरान को धमकी साफ तौर पर दिख रहा है, डील टूटी तो अंजाम बुरा होगा, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। तो एक और बड़ी धमकी, आप जानते हैं कि ट्यूसडे 8 PM ईस्टर टाइम दिया था जो भारतीय समय अनुसार कल 5:30 बजे था। उससे पहले ही सीज फायर की खबर आ गई थी और 24 घंटे बीतने पर एक बार फिर सीज फायर पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हॉर्मुज के पास यूएस सेना तैयार है, यानी यूएस ये कह रहा है कि पास में हमने सेना तैयार की है, अगर ईरान ऐसा कोई भी वार करता है तो यूएस छोड़ेगा नहीं। हॉर्मुज के पास जो सेना बरकरार है उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ आपको बता दें न्यूज पंच पे फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।